ठीक है, तो टॉपिक देखो आज का यही है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने किया था ये सब कर लिया था, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस, है ना। ये तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, सिंगल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन थे, सिंगल पुली वाले क्वेश्चन थे, एटवुड वेस्टमिन वाले। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इनको तो हम लोगों ने आराम से कर लिया था इक्वेशन बना करके। अभी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, मान लो। अब इसमें देख सकते हो कि दो पुलीज हैं, मतलब ए एक पुली है और बी एक पुली है, दोनों पुलीज हैं, और एक M1 मास है, एक M2 मास है। तो मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, मैंने सिंबॉलिकली इसको सॉल्व करेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में करेंगे। M1 का कुछ भी मास हो सकता है, M2 का कोई मास हो सकता है, और इस पूरे सिस्टम के लिए फिर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन जो ये है, ये एक्चुअली इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, बट इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है। तो करना क्या है, देखो, द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी। ये मेन टारगेट है आपका कि ब्लॉक ए में क्या एक्सेलरेशन होगा और ब्लॉक बी में क्या एक्सेलरेशन होगा। सॉरी, ब्लॉक 1 एंड 2, ब्लॉक्स 1 M1 M2 की एक्सेलरेशन, ये इस क्वेश्चन का गोल है। ठीक है, तो ये लर्निंग इलस्ट्रेशन है, मतलब मैं आंसर नहीं चाहता आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे और हमारे कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर डबल पुलीज हो और डबल मासेस हो। तो प्राइमरी स्टेप क्या होगा ना, हमारा फर्स्ट स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन में, न्यूटन लॉ के किसी भी क्वेश्चन में जा रहे हो आप, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फोर्सेस कैसे दिखाएंगे वो देख लो आप। फोर्सेस अगर हम मास M1 के ऊपर दिखाएंगे कि हमारे मास M1 पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हैं कि मास M1 के ऊपर फोर्स आएगा एक M1G का, ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स यहाँ पर मानेंगे T। मास M2G पर फोर्स दिखाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा M2G, डाउनवर्ड साइड पर M2G, और इसमें भी ऊपर की साइड पर एक टेंशन फोर्स होगी। मैंने इंटेंशनली दोनों स्ट्रिंग्स के कलर अलग रखे हैं जानबूझ करके। मैंने एक स्ट्रिंग ब्लैक कलर से इंडिकेट करी हुई है और एक ग्रीन कलर से, ये बताने के लिए कि ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। ग्रीन वाली स्ट्रिंग अलग है, ग्रीन स्ट्रिंग अलग है, और ये जो ब्लैक स्ट्रिंग देख रहे हो ये अलग है। तो क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, तो इनमें टेंशन फोर्सेस भी आप अलग अलग तरीके से दिखाओगे। तो M2 वाले में हम टेंशन फोर्स दिखाएंगे यहाँ पर T1। ठीक है, एक में T दिखा दिया और एक में T1 दिखा दिया। ओके, इसके अलावा, इन फोर्सेस के अलावा जब हमने ये सारे फोर्सेस दिखा दिए, उसके बाद हम अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो, क्योंकि अगर किसी न्यूमेरिकल में इन एजम्पशंस को हम रिमूव करेंगे तो हमारी वर्किंग चेंज हो जाएगी। तो पहला एजम्पशन हम क्या मानने जा रहे हैं, फर्स्ट एजम्पशन जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो ये है कि जितनी भी पुलीज आप इस न्यूमेरिकल में कंसिडर कर रहे हो, चाहे वो पुली ए हो चाहे वो पुली बी हो, फर्स्ट केस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दोनों ही पुली है वो आइडियल है। तो फर्स्ट केस में हम मास ऑफ पुली को इग्नोर कर रहे हैं, ये मेरा एजम्पशन है। मास ऑफ पुली को जीरो मान के चल रहे हो आप। नंबर 2, फ्रिक्शन ऑन पुली को जीरो मान रहे हैं, फ्रिक्शन ऑन द पुली दैट इज ऑल्सो जीरो। नंबर 3, मास इन द स्ट्रिंग्स जीरो है, मास ऑफ रोप जीरो है। ये सब 3 केसेस मान के चल रहे हैं आप यहाँ पर। ये एजम्पशंस मान के चलने की स्ट्रिंग में मास नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, और स्ट्रिंग उसके अलावा फोर्थ पॉइंट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग जो होगी वो स्ट्रेच नहीं कर सकते आप, इनएक्सटेंसिबल। ये 4 एजम्पशंस हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इन चारों एजम्पशंस में से अगर किसी भी एजम्पशन को हम मान लो फॉलो नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा। अगर इन चारों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारी कहाँ पर वर्किंग चेंज हो जानी चाहिए। तो ये तो पहले तो आप ये चारों एजम्पशंस ले करके चलिए, देन ग्रेजुअली हम एक एक एजम्पशन इसमें से रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर मासेस गिवन तो है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मास M2 होगा वो डाउनवर्ड या अपवर्ड में से किसी एक डायरेक्शन में चलेगा। तो मान लेते हैं कि जो M2 मास है वो नीचे आ रहा है, एज्यूम कर रहे हैं कि लेट M2 मास मूव्स डाउन विथ एक्सेलरेशन A2, और ये मान के चलेंगे कि M1 मास ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन A1। ये मेरे एजम्पशंस हैं, ये तो मेरा क्वेश्चन है। द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। तो जो मेरा गोल है उसी की तरफ जा रहे हैं हम, कि लेट एक्सेलरेशन ऑफ 1, ये मैं मान के चलो, लेट है मतलब एजम्पशन है, मैं श्योर नहीं हूं कि ब्लॉक 1 ऊपर ही जाएगा, बट मैं मानता हूं कि ये A1 ऊपर की तरफ होगा।
और इतना ऑब्वियस है कि अगर ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक 2 नीचे आ रहा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 विल बी a2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैं कह रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1। तो पहले स्टेप पर आप क्या जाओगे, आप ये वाली इक्वेशन लिखो, सिग्मा एफ इक्वल टू एम इंटू ए लिखो। आप किसके लिए लिखोगे, तो फॉर ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स आपके पास है उनके लिए लिखो। तो हमारे पास ब्लॉक 1 है ना। तो फॉर m1 जब हम इसको लिखेंगे m1 के लिए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मास m1 अगर ऊपर की साइड चल रहा है डायरेक्शन में, मास m1 को हम लोगों ने अपवर्ड साइड माना है, तो ऑब्वियसली कैपिटल T वाली फोर्स mg से ज्यादा होगी। तो हम उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे T माइनस m1g और इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय a1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर मास m2 जब इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन फॉर द मास m2 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मास m2 गोइंग डाउनवर्ड अंडर अ फोर्स m2g एंड अपवर्ड अ फोर्स अंडर फोर्स t1। तो क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स m2g की वैल्यू t1 से ज्यादा होनी चाहिए। सो m2g माइनस t1 बराबर m2 a2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका। तीसरी इक्वेशन हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे पुली के लिए, मतलब ब्लॉक्स के अलावा जो मूवेबल पुली है। ध्यान रखना है, ए वाली फिक्स्ड पुली है, ए वाली पुली तो फिक्स्ड है, लेकिन बी वाली मूव कर रही है पुली, ये मूव करेगी। तो आप पुली बी के लिए भी बात करोगे। अब जरा पुली बी के लिए जब बात करेंगे तो ये देखोगे कि पुली बी पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी, मतलब ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस है जो इस पुली पर काम कर रही है। तो अगर हम पुली बी को अलग से ड्रॉ करके देखें कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, तो इस पे ब्लैक वाली स्ट्रिंग्स की वजह से, जो ब्लैक वाली स्ट्रिंग्स हैं उनकी वजह से दो फोर्सेस लगेंगी ऊपर की साइड पर, ठीक है। इधर की तरफ एक फोर्स आएगा, इधर की तरफ एक फोर्स आएगा, और एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके, ठीक है जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ तो आप टी और टी दिखाओगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर T1 दिखाओगे। और इन चार एजम्पशंस के बेसिस पर, इन चार एजम्पशंस के बेसिस पर, क्योंकि अगर आप पुली का मास को जीरो मानते हो, तो फिर हम जब सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लगाएंगे और पुली के मास एम को जीरो मान रहे हैं, मास ऑफ द पुली जीरो, तो नेचुरल सी बात है कि सिग्मा ऑफ एफ जीरो होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, यानी कि फोर्सेस बैलेंस करोगे। तो इस बेसिस पर आपकी तीसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन इसी बेसिस पर बनेगी कि यहाँ पर जीरो मास की बॉडी है। आप ये समझ जाओ कि अगर ये पुली में मास होता तो हम T1 को 2 इंटू टी के बराबर नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने इसीलिए कहा कि अगर हम फर्स्ट एजम्पशन को हटा देते हैं और सपोज करें कि पुली में भी कुछ मास होता, तो फिर हम T1 को 2 इंटू टी नहीं करते, क्योंकि हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो है सिग्मा एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सिग्मा एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वो यहाँ पर क्या है कि आपने मास को जीरो मान लिया है, इसलिए सिग्मा एफ जीरो हो जा रहा है। इस वजह से हमारा क्या बन रहा है, T1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। सर सर मतलब जैसे इसमें आपका M2 A2 एक्सीलरेशन दिखाया, M1 A1 से दिखाया, लेकिन सर जितनी एक्सीलरेशन से M2 नीचे जाएगा उतनी से एक्सीलरेशन से A1 ऊपर आएगा ना, मतलब M1 नहीं ऊपर आएगा ना सर। नहीं नहीं, वो नहीं है, तभी तो कंस्ट्रेंट कह रहे हैं इसको, तभी तो कंस्ट्रेंट अभी रुको बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं आज। अब क्या है ना कि देखो टोटल हमारे पास अननोन कितने हैं ना, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन काउंट करूँ कि मेरे पास कितने अननोन से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास A1 अननोन है, A2 अननोन है, कैपिटल T अननोन है और कैपिटल T1 अननोन है। अब आपको पिछले लेक्चर से ये समझ में आ गया होगा कि टेंशन फोर्सेस कहाँ पर डायरेक्टली नोन होती हैं और कहाँ पर अननोन होती हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि स्ट्रिंग्स को जब आप डायरेक्टली पकड़ करके खींचते हो तो टेंशन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अगर कोई ब्लॉक लटका देते हैं तो हमें टेंशन के बारे में नहीं मालूम चलता कि टेंशन कितना होगा उसमें। तो हमारे लिए अननोन इसमें 4 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर अननोन्स जो हैं वो टोटल कितने अननोन्स हैं, तो अननोन्स में A1 अननोन है, A2 अननोन है, T1 अननोन है और T अननोन है। दैट मीन्स कि टोटल 4 अननोन है, 4 वैल्यूज अननोन है, 4 अननोन्स। और अभी आपके पास सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं, तो ऑब्वियसली इनको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब मैथमेटिकली ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस है और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है। हमारे पास 4 अननोन से 3 इक्वेशन बना पाए आप। तो ये किसी भी क्वेश्चन में करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में आप F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन ब्लॉक्स के लिए बनाएंगे और F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन पुलिस के लिए भी बनाएंगे। वो अलग बात है कि पुली का मास जीरो लेना है मुझे, वो सेपरेट इश्यू है, मतलब मास को जीरो लेना है वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, F इक्वल टू एम ए लगा रहे हो, 3 जगह पर F इक्वल टू एम ए लगा रहे हो। M1 के लिए F इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, M2 के लिए F इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, और इस पुली B के लिए F इक्वल टू एम ए लगा रहे हो। ये अलग बात है कि पुली में मास नहीं है, इसलिए F इक्वल टू एम ए में राइट साइड जीरो हो जा रहा है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस हो जा रही है। तो सेपरेट मुद्दा है।
अननोन्स का रिलेशन, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। नाउ इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस की। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है कि क्या होगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, किस टाइप से यहाँ पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगी, और ये सब चीजें जो है ना ये डिस्कस करना है मेरे को। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, या देखो आप, अगर आपसे कहा जाए कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, तो देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनता है, इसको देखिए। व्हाट इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन? अभी जैसे इन्होंने कहा कि यार a1 और a2 बराबर होंगे, इनफैक्ट इसी को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं कि a1 और a2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, या उनमें क्या रिलेशन होगा, उसी चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन, देखिए तीन इक्वेशन बन गई, तीन इक्वेशन बन गई, तो दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन बिटवीन a1 एंड a2। मतलब जितने भी मासेस मूव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, इस मास पुली सिस्टम में जितने मासेस मोशन में है, उनकी एक्सेलरेशंस का आपस में कुछ इक्वेशन बनना चाहिए, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिलेशन आना चाहिए, जिसको हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन ड्रॉ करने जा रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलो अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन ड्रॉ करके देखो कैसा आएगा, है ना। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के कई सारे तरीके हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को ड्रॉ करने के न जाने कितने मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं, तो हम इसमें पहला मेथड ले रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम किसको कह रहे हैं, व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन, या कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते किस चीज को है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कोई भी ऐसी इक्वेशन, आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ बिटवीन, इक्वेशन बिटवीन जो मास m1 का एक्सेलरेशन a1 है और मास m2 की एक्सेलरेशन a2 है, इसके बीच का कोई इक्वेशन बनाना होगा आपको, उसको आप कह देना कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। तो ये बनेगा कैसे, हम लोगों ने मास m1 को ऊपर की तरफ a1 माना है, और मास m2 को, यहाँ पर जो मास m2 है इसको नीचे की तरफ a2 माना है। तो इसका देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड जो कि लेंदी मेथड है, फर्स्ट मेथड लेंदी है, लेकिन ये बहुत ही फंडामेंटल मेथड इसको कहते हो, बेसिक मेथड, बेसिक अप्रोच। बट इसके थ्रू ना, देखो मैं बताऊं, आप चाहोगे तो आप, मुझे पता है कि इस क्लास में भी एक आध दो लोगों ने तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन पहले लिख भी लिया होगा, मुझे पता है। लेकिन वो क्या होता है ना कि वो एक ट्रिक लगाते हो आप लोग, कई सारे ट्रिक होती है, टेंशन ट्रिक होती है ना, और दुनिया भर के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक लाइन में आ जाता है। लेकिन वो क्लैरिटी लानी है, अगर आपको आपको वाकई में कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में क्लियर नॉलेज चाहिए, परफेक्ट नॉलेज चाहिए, तो फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये फर्स्ट मेथड, क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूज अ रेफरेंस लाइन, चूज अ रेफरेंस लाइन और रेफरेंस पोजीशन, नंबर वन। नंबर टू, डिनोट कोऑर्डिनेट्स, डिनोट द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट कुछ भी कह सकते हो। डिनोट कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच मास, जितने भी मासेस चल रहे हैं, ईच मूविंग पार्ट, जितने भी पार्ट मूव कर रहे हैं उन सबके लिए कोऑर्डिनेट डिनोट कर दीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो भी आपने माने होंगे, राइट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड देन पुट इट कांस्टेंट। ये तीन स्टेप पे चलना है आपको। कैसे, देखो अब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसमें रेफरेंस किसको मानते हैं, तो रेफरेंस हम इसको मानेंगे, जो ये सीलिंग है इसको हम अपना रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस हमेशा फिक्स होना चाहिए। रेफरेंस जो हो, चूज अ रेफरेंस लाइन और पॉइंट, मतलब कि वो फिक्स होना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट आपका आगे पीछे चलेगा तो आप रिलेटिव वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट ऐसा लेना जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, ताकि हम एब्सोल्यूट वेलोसिटीज की बात कर पाए और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशंस की बात कर पाए। अगर रेफरेंस पॉइंट मूव करता है तो फिर हमारे को रिलेटिव मोशन में जाना पड़ेगा। अब क्या कह सर रहे तो हैं, फ्रेम तो इनर्शियल होना जरूरी है ना न्यूटन के लिए, हाँ, न्यूटन लॉस के लिए। नहीं ये अलग, ये वो फ्रेम नहीं है। देखिए ये जो रेफरेंस लाइन और पॉइंट कह रहा हूँ ये वो अलग, नहीं न्यू, अच्छा रुको 2 मिनट रुक जाओ, समझा देते हैं फिर, अभी है ना, अभी ऐसे बीच में नहीं समझा पाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, अगर हम बात करना चाहें कि इसमें क्या क्या चीजें चल रही है, ये पुली ए भी मान लेना, है ना, पुली को ए मान लेना और बी मान लेना। अब बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी लोकेशंस को बार बार चेंज कर रहे होंगे टाइम के साथ। तो बी मूविंग m1 मूव कर रहा है, m2 मूव कर रहा है, और कौन मूव कर रहा है यहाँ पर, बी बी, ए, पुली ए के बारे में बात करो, न्यू एक जगह सर। स्टेशनरी नहीं। तो जितने जी, तो जितने मूव कर रहे हैं आप उन सब का कोऑर्डिनेट डिनोट करो, उन सब के कोऑर्डिनेट रेफरेंस लाइन से मान लो। तो सपोज करो रेफरेंस लाइन से पार्टिकल m1 की कुछ लोकेशन होगी, उसको हम डिनोट कर देते हैं, कुछ डिस्टेंस होगा। पार्टिकल बी तक का यानी पुली तक का डिस्टेंस हम डिनोट करेंगे बिकॉज पुली मूव कर रही है।
और m2 तक का एक डिस्टेंस मूव करेंगे, मतलब जो m2 है वहां तक की एक लेंथ दिखाएंगे, m2 तक का सबके कोऑर्डिनेट्स दिखाएंगे, जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे इंक्लूडिंग पुली एंड ब्लॉक सब कुछ। तो हमने m1 को मान लिया कि ये y1 डिस्टेंस नीचे है, m2 को मान लिया ये y2 डिस्टेंस नीचे है, और पुली को मान लिया ये yb डिस्टेंस नीचे है, b फॉर द पुली। अब हम क्या करेंगे ना, y1, y2 और yb इनके फॉर्म में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाएंगे। और कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ? तो कितनी स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है सर 3। 3 नहीं है, हाँ 3। कौन कौन सी 3 कौन सी? सर एक ए से जो कनेक्टेड है ऊपर जो सीलिंग पे लगा हुआ है, एक आपका M1 को जो होल्ड करे और एक M2 को जो होल्ड करे बी से। ठीक है, तो ठीक है मैं, तो अब एक काम करो लेकिन ये देखो ना, जो जो आप ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, उसको नंबर दे देते हैं, इसको S1 करते हैं, स्ट्रिंग नंबर 1। तो स्ट्रिंग नंबर 1 किनके बीच में कनेक्ट है? स्ट्रिंग नंबर 1 किनके बीच में कनेक्ट है? पुली ए के बीच में कनेक्ट है, और दूसरा वो ऊपर जाके किससे कनेक्टेड है? मतलब स्ट्रिंग नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसका कनेक्शन किन दो पॉइंट्स के बीच में चल रहा है? आप लोग थोड़ा सा बताओ। सीलिंग और पुली के बीच। तो और दो रेफरेंस और पुली के बीच में, और दोनों ही फिक्स है। तो S1 पर फोकस करने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज S1 के दोनों तरफ में से कहीं मोशन नहीं हो रहा है, S1 का स्ट्रिंग S1 मोशन में नहीं है, तो इस पर हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब आप आते हैं S2 स्ट्रिंग की तरफ। S2 स्ट्रिंग वो है जो M1 से चल रही है, जो M1 से स्टार्ट होकर के सीलिंग तक जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? देखो आप, स्ट्रिंग S2, मैं एक बार वहां पर हाईलाइटर मूव कर रहा हूं, हाईलाइटर M1 से स्टार्ट करना है, M1 से पुली ए तक जाना है, फिर पुली को क्रॉस करना है, वापस पुली बी तक आना है, फिर पुली बी के नीचे से क्रॉस करके और वापस सीलिंग तक जाना है। ये स्ट्रिंग S2 है। तो ये लेंथ कितनी होगी? देखो, अगर आप S2 की लेंथ लिखते हो तो लेंथ ऑफ S2, ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, मैं बोल रहा हूं आपसे, टाइम टेकिंग है, मजा तो नहीं आएगी आपको इसमें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा। लेंथ S2, तो S2 की लेंथ अगर आप निकालना चाहते हो ना, तो M1 से, है ना, एक एक डिस्टेंस M1 से लेकर के और इस पुली तक की डिस्टेंस, M1 से लेकर के इस पुली तक की डिस्टेंस, उसके लिए क्या करते हैं ना, जो S1 है उसकी कुछ लेंथ मान लेंगे, S1 की लेंथ L मान लो। अब बताओ M1 से पुली तक का जो लेंथ है, मतलब जहां पर हाइलाइटर चल रहा है, ये पोर्शन कितनी लेंथ का हुआ? M1 से टिल द पुली, ये पोर्शन, तो ये y1 y1 minus माइनस एल। लिख सकते हैं ना, y1 माइनस एल। एल। हाँ, उसके बाद, इसके बाद हम पुली के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो ये हाफ सर्कल बनेगा, हाफ सरकमफ्रेंस। पुली ए के ऊपर जो स्ट्रिंग का पोर्शन होगा वो हाफ सरकमफ्रेंस है, यानी प्लस पाई आर, जिसमें रेडियस पुली ए का होगा मान लेते हैं। उसके बाद जब हम उसके बाद क्रॉस करेंगे तो ए से लेकर के पुली बी तक का पोर्शन चाहिए, ए से बी तक की लेंथ। तो ए से बी तक की लेंथ निकालने के लिए हमने पुली बी तक का डिस्टेंस वाई बी माना हुआ है। ये माना है कि पुली बी का सेंटर वाई बी डिस्टेंस नीचे है और ऊपर S1 की लेंथ L है। तो ये जो स्ट्रिंग है जो कि पुली ए और पुली बी के बीच में है, जहां पर हाइलाइटर मूव कर रहा है, ये लेंथ क्या लिखी जाए अब? सो yb माइनस एल। yb minus l माइनस एल। ठीक है, इसके बाद पुली बी के नीचे वाला पोर्शन, पुली बी के नीचे जो स्ट्रिंग है ये वाला पोर्शन, तो ये भी पाई आर लिखोगे, तो प्लस पाई आर। ठीक, अब रेडियस अलग अलग हो सकती है पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। उसके बाद जो पुली बी से लेकर के सीलिंग तक की लेंथ है, पुली बी से लेकर के सीलिंग तक का पोर्शन, ये वाई बी है। कुल मिलाकर के ये बन गया आपके पास, और ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हुआ। यही मैंने लिखा थर्ड पॉइंट में कि इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स राइट द लेंथ ऑफ, राइट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड पुट इट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, उसको कांस्टेंट कर देंगे, और चौथे स्टेप में क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमने क्या किया, लिख दिया, इसको कांस्टेंट किया, और इसको अब डिफरेंशिएशन कर दो, इसका, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या बन जाएगा इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं? इसमें से देखो क्या क्या चीजें टाइम के साथ बदल रही हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो टाइम के साथ कभी चेंज ही नहीं करेंगी। कौन कौन सी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही हैं? तो ये एल चेंज नहीं होगा, पाई चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा, ये पाई आर चेंज नहीं होगा, ये माइनस एल चेंज नहीं होगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इन सब का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये सब टाइम के साथ कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो फिर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी ना, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा dy1 by dt, ओके, प्लस वाई भी 2 बार आ जाएगा,
तो 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बी बाई डी टी इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब हम डी वाई वन बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? हम डी वाई वन बाई डी टी को क्या लिखें? डी वाई वन बाई डी टी। तो ये जो वाई वन डिस्टेंस है ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, किसके मोशन से चेंज हो रहा है? ये अगर वाई वन चेंज हो रहा है तो वो किसके मोशन की वजह से चेंज हो रहा है? सर मतलब भाई M1 क्या हो रहा है? भाई y1 आप क्या बता रहे हो? y1 से क्या बता रहे हो कि m1 का डिस्टेंस है ना, y1 इज द डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम द सीलिंग। तो अगर y1 चेंज हो रहा है तो या तो सीलिंग m1 की तरफ आ रही है या फिर m1 सीलिंग की तरफ जा रहा है, कोई एक तो चल रहा है इसमें से। सर M1 चल रहा है। m1 चल रहा, तो सीलिंग की तरफ चल रहा है कि सीलिंग से दूर जा रहा वो? सर उसकी तरफ चल रहा है। तो y1 बढ़ेगा कि y1 बढ़ेगा कि कम होगा? घटेगा। घटेगा। घटेगा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इसकी वेलोसिटी के साथ, लेकिन माइनस v1 रखेंगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग पैरामीटर है कैलकुलस के हिसाब से। प्लस yb, तो ये बताइए yb किसके मोशन की वजह से चेंज हो रहा है? मतलब डिस्टेंस yb जो कि पुली बी तक, पुली बी का डिस्टेंस है सीलिंग से, मतलब सीलिंग से पुली बी तक के डिस्टेंस को yb कह रहे हो। तो ये डिस्टेंस अगर बदल रही है तो फिर दो ही ऑप्शन हैं, या तो सीलिंग मोशन में है या फिर पुली मोशन में है, क्योंकि अगर दोनों ही रेस्ट पे होते तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो ऑब्वियसली yb जो है वो पुली बी के मोशन की वजह से चेंज हो रहा है, और पुली बी का मोशन जो है सिमिलर होना चाहिए ब्लॉक m2 के, या नहीं? पुली बी की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो पुली बी की वेलोसिटी और ब्लॉक m2 की वेलोसिटी में कोई रिलेशन, कुछ फर्क होगा या दोनों सिमिलर वेलोसिटी से चल रहे होंगे? ये सिमिलर होंगे। सिमिलर होगा। क्यों? सर क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, इनके बीच में जो स्ट्रिंग है ये भी तो कांस्टेंट लेंथ की है। सर जी सर। हाँ, तो फिर अगर एक तरीके से जो m2 और पुली बी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना आपस में, ये आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो पुली बी का मोशन और पुली m2 का मोशन सिमिलर होना चाहिए। तो फिर ये जो yb डिस्टेंस है इसका डेरिवेटिव आप क्या रखोगे? तो इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी रखो। किसकी वेलोसिटी? b की वेलोसिटी। और b की वेलोसिटी वही होगी, वेलोसिटी ऑफ b विल बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो हम यहाँ पर 2v2 रख देंगे और इक्वल टू, राइट साइड कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन बट ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। आगे आपका रिलेशन फर्स्ट, इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन कह सकते हो कि ये वेलोसिटी कंस्ट्रेंट है। एक सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व की है बट जरूरी था, सब्जेक्टिव अप्रोच जरूर है बट ये बहुत जरूरी है स्टार्ट करने के लिए, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हो तो। क्या बना इससे रिलेशन? तो इससे रिलेशन बना v1 बराबर 2v2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो a1 बराबर 2a2, ये हो गई आपकी वो फोर्थ इक्वेशन जो हमको कम पड़ रही थी पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको 4 इक्वेशन चाहिए थी, तो 3 इक्वेशन तो हमारी न्यूटन लॉ से बन गई F इक्वल टू ma से, लेकिन जो चौथी इक्वेशन हमको चाहिए थी वो आपको हमेशा कंस्ट्रेंट इक्वेशन से ही मिलेगी। इन क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को बनाए बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, जरूर होगा ही नहीं सॉल्व। नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा ज्यादा रहेंगे, सो दैट इज द नीड ऑफ जी सर जिसमें हम लोग assumptions नहीं मानेंगे, जैसे मास ऑफ पुली है या फिर मास ऑफ रोप है या फ्रिक्शन ऑन पुली है, सर उसमें जरूरत पड़ेगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन की? सब में पड़ेगा, बिना उसके सॉल्व ही नहीं होगा। इसका प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की ये है, मतलब क्यों क्यों जरूरत पड़ेगी कि इन प्रॉब्लम्स में स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स अननोन हो जाता है, तो जब तक, और स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स निकालने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी एक्सेलरेशन अननोन है, मान लो 3 ब्लॉक हैं तो 3 एक्सेलरेशन, तो 3 अननोन तो वैसे ही हो गए, और एक चौथा अननोन तो हमेशा टेंशन फोर्स रहेगा ना, टेंशन फोर्स हमेशा चौथा अननोन रहेगा। तो एक्स्ट्रा अननोन के लिए आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा, ये विदाउट कंस्ट्रेंट कभी सॉल्व होगा ही नहीं। यस सर। जी, क्लियर हुआ? अब ना मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच मैंने कहा है कि लोगों को पसंद नहीं आता कि हमको इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए, उनको तो शॉर्टकट्स की आदत है आप लोग को, तो शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, आप चाहते हो एक लाइन में मेरा आंसर आ जाए, वो भी दूंगा, वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे आएगा। a1 बराबर 2a2, ये मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारी 4 इक्वेशन तैयार हो गई, 4 इक्वेशन तैयार हो गए। अब इसको बात करते हैं सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट इक्वेशन थी t माइनस m1g बराबर m1a, m2g माइनस t1 बराबर m2a, t1 बराबर 2t, और ये चौथी इक्वेशन। अब इनको सॉल्व भी तो करना है, तो ये समझना पड़ेगा ना आपको कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम एक बार फिर से इक्वेशन देखें क्या थी हमारी। ओके,
तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। देखो ये 4 इक्वेशन जो हमारे पास हैं वो ऐसी हैं। अब इक्वेशन ये था कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मेकिंग ऑफ इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है यार। मेकिंग सर ऑफ A1 इक्वेशन की वैल्यू सेकंड वाले पे रख देंगे तो आपके जी दो मतलब दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो आपके वेरिएबल होंगे तो सॉल्व हो जाएगा उससे। जी, एक मिनट बता रहे हैं बच्चे। ये सही है ना, टी माइनस एम वन जी और एम टू, नहीं मेरे ख्याल से इक्वेशन एक बार चेक कर लेने दो पहले। टी माइनस एम वन जी, हाँ, और एम टू जी माइनस टी वन। तो एम टू जी माइनस टी वन बराबर एम टू ए टू, और फिर टी वन बराबर टू टी, ये इक्वेशन थी। और फिर थी हमारे पास क्या, कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो अभी डिराइव की थी, ए वन बराबर टू ए टू, ए वन इक्वल टू टू ए टू। अच्छा, आज एग्जाम्पल्स लिमिटेड ही करेंगे हम लोग, लेकिन आपको ध्यान रखना, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना कंसेप्ट बना लो इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है ना, एक बार आप समझ में आ गया तो यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी जरूरत पड़ेगी, एसएचएम चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कई सारे चैप्टर्स में कंस्ट्रेंट इक्वेशन की यूज होती है। तो रटना नहीं है, मैं पहले बताऊं तो रटना नहीं है आपको। हाँ, आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक बनाओ, ऑब्जेक्टिव ट्रिक बनाओ, लेकिन उसके पहले सब्जेक्टिवली इसको समझ करके। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ट्रिक बनाने में क्या होगा कि आप क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इक्वेशंस कंप्लीट हो गई, अब सॉल्व करना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, सुनो मेरी प्रेफरेंस क्या होती है सॉल्व करने की। मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन के अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूं। मतलब मेरा अपना तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूट ऑल एक्सेलरेशंस इन कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मैं इसको प्रेफर करता हूं, मेरे को ये ज्यादा फायदेमंद लगता है, सॉल्विंग जल्दी होती है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि इक्वेशन वन से इक्वेशन टू में गए, फिर किसी एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर सबट्रैक्ट किया, तो हम इन सब लफड़ों से बाहर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या कहती है, ए वन बराबर टू ए टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए वन बराबर टू ए टू से स्टार्ट किया, और हमने ए वन को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने ए वन को कह दिया टी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करते जाओ। फिर हमने ए टू को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, और हमने कहा कि एम टू जी माइनस वन, टी वन बराबर बाय एम टू, और टी वन को लगे हाथ टी वन को टू टी रख दिया यहाँ पर। आप समझ पाए? ये मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ए वन और ए टू की वैल्यू ली और कंस्ट्रेंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। मेरे को फायदा क्या मिलेगा इससे, सबसे पहले टी सॉल्व हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके आप टेंशन सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रही बात? जी सर। जैसे ही टेंशन सॉल्व हो गई, आपकी आपकी टेंशन खत्म, इधर टेंशन सॉल्व हुई, हमारी टेंशन खत्म हुई। अब आप इक्वेशन वन में टेंशन की वैल्यू पुट कर दो, ए वन सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन टू में टेंशन पुट कर दो, ए टू सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या कहा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ी किसकी वजह से थी, हमें क्या करने के लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन चाहिए थी, कौन सा ऐसा अननोन था जिसकी वजह से मेरे को इतनी सारा कुछ काम करना पड़ा। आप खुद टेंशन सोचो। फोर्स। हाँ, अगर इन तीन इक्वेशंस में जो आपने न्यूटन लॉ की बनाई है, अगर टेंशंस पता होते आपको, टी और टी वन पता होते, तो हम क्यों कांस्टेंट इक्वेशन बनाते, फिर तो मेरे को डायरेक्टली ए वन मिलता, डायरेक्टली ए टू मिलता, और डायरेक्टली आंसर आ जाता मेरा। तो हम ए वन और ए टू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, किसकी वजह से नहीं कर पा रहे, टेंशन की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके बारे में पहले से कोई आइडिया नहीं है। तो जिस फोर्स की वजह से आप ए वन और ए टू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले उसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यही मेरा टारगेट है। सर सर लेकिन अभी ये चीज सर क्लियर नहीं हुई है कि ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दोनों तरफ एक्सेलरेशन आपके अलग अलग है। मतलब अभी तक तो ये करते थे जैसे आपके किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो उसी एक्सेलरेशन से वो चीज ऊपर जा रही है उस तरफ। भाई ये तो सर अभी ये अगर देखना दो पड़ेगा। पुली होंगे, अलग अलग स्ट्रिंग होंगे तो अलग ही होगा सर। ये तो आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस के थ्रू मालूम करेंगे, और अभी दिखा देते हैं। और रुक जाओ पहले, मेरा पॉइंट तो समझो मेरा, कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन से मैं क्यों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं उन चार इक्वेशंस में ये नहीं करता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर सबट्रैक्ट करें और ये सब करें, उसमें बड़ा टाइम लगता है। आप सीधा अटैक करो कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे, सीधा फर्स्ट अटैक कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे डाल दो, और उसके थ्रू टेंशन सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म। फिर टेंशन को आप वापस जितनी इक्वेशन है उन इक्वेशंस पे रखते चले जाओ, आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे, ए वन ए टू ए थ्री। बट क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जैसे तुमने अभी पूछा ना कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन, गलती तो यहीं पर होती है। सबसे बड़ी गलती तो आप यहीं पे करते हो कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और आपकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो है वो ये होती है कि ए वन और ए टू दोनों की जगह पर आप ए और ए पुट कर देते हो। आप ये मान लेते हो कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे, और यही आपको समझना है इस टॉपिक में, कि ऐसी केसेस में जहां पर मूवेबल पुली होती है वहां पर वो बॉडी सेम एक्सेलरेशन पे चल ही नहीं सकती, अनटिल कि सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्ट न की गई हो वो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो बॉडीज कनेक्टेड है तो वो सेम एक्सेलरेशन पे नहीं चल सकते, मैं ये नहीं कह रहा।
है ना। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि दो बॉडीज अगर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है तो वो सेम एक्सेलरेशन से नहीं चल सकते भाई। हम तो कह रहे हैं कि पुली बी और पुली ब्लॉक M2 सेम वेलोसिटी पर है, लेकिन ये डायरेक्टली सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना भाई, तो ये तो चलेंगे, ये भी कनेक्टेड है बट ये सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। एक बात बताओ, क्या ए और बी डायरेक्ट कनेक्टेड है? अच्छा सोच के देखो, आपको एक और आंसर बता रहा हूँ। क्या ये जो M1 ब्लॉक है और M2 ब्लॉक, क्या ये डायरेक्टली सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? नो सर। आप देख लो, M1 ब्लैक वाली स्ट्रिंग से चल रहा है और M2 किसी और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो M1 और M2 का डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं कि M1 समझ M2। गया सर, समझ गया सर। हाँ, इसलिए वो अलग अलग चलेंगे। चलिए जी, अब आते हैं ना, कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपने बनाई, लेकिन कंस्ट्रेंट अब मेरी बात समझना है, हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव अप्रोच आएगा आपके सामने। ठीक है जी, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको M2 कर दे। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने अगर मान लो इस पुली में मास काउंट कर ले, हम कह देते हैं कि नाउ ये जो ए वाली पुली है उसमें मास है, ए वाले में नहीं, सॉरी बी वाले में, व्हाट हैपेंस, मतलब क्या आपके हैपेंस का मतलब कि आपकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा इफ पुली बी, जो पुली बी है उसमें मास कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इफ पुली बी है सम मास, आप बताओ आपके वर्किंग में कहाँ फर्क पड़ जाएगा? मैं तुम्हें उस क्लैरिटी की तरफ लाना है, और मान लेते हैं वो एम बी है, सपोज करो पुली में मास आता है, सपोज करते हैं, एंड अदर एजम्पशंस अभी भी ट्रू करते हैं, रेस्ट ऑल एजम्पशंस जो हैं आपके वो होल्ड कर रहे हैं, रेस्ट ऑल एजम्पशंस फोर्स एक और जुड़ जाएगा MBG का। आर वैलिड, अभी भी आर होल्डिंग। 2t इक्वल टू T1 नहीं होगा, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन काम करेगी? हाँ सर। अब और वैसे ही काम करेगी या कंस्ट्रेंट इक्वेशन में फर्क आएगा? आज मैं जितनी भी चीजें डिस्कस करूंगा ना, बहुत डिटेल में करूंगा आपके साथ, एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपका। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं हो सकता है कि एग्जाम्पल 2 ही करा पाऊँ आज, मैं हो सकता है कि एग्जाम्पल 2 ही करा पाऊँ बिकॉज टाइम, लेकिन परफेक्शन के साथ, ये इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि परफेक्शन के साथ होगा ये। रेस्ट ऑल एजम्पशन, कौन से एजम्पशन थे भाई, और कौन से एजम्पशन थे? पहला एजम्पशन हमने विड्रॉ कर दिया, फर्स्ट एजम्पशन विड्रॉ कर लिया कि मास ऑफ पुली 0 नहीं है। बाकी एजम्पशन है कि फ्रिक्शन नहीं है पुली के ऊपर, रोप का मास 0 है, इनएक्सटेंसिबल है, तो बाकी के 3 एजम्पशन तो आप वैलिड मान दो, पहला एजम्पशन विड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा हमको? ठीक है, देखो क्या फर्क पड़ेगा भाई, वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग किस तरीके से करेंगे, तो एक बार दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप, हमारी वर्किंग स्टार्ट वहीं से होगी, फ्री बॉडी डायग्राम से, M1G M2G, यहां पर कैपिटल T, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जब आप M2 पर टेंशन फोर्स दिखाएंगे तो वो T नहीं होगा, वो T1 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर B और M2 के बीच में एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। और पुली बी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 दिखाएंगे, पुली बी पर डाउनवर्ड T1, और पुली बी के लेफ्ट साइड पर और पुली बी के राइट साइड पर आप ऊपर की तरफ सेम टेंशन फोर्स T दिखाओगे। ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम्स। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बना, हमने फटाफट F इक्वल टू ma की इक्वेशन लगाई, मान लिया कि M1 ऊपर की तरफ चल रहा है A1 एक्सेलरेशन से, M2 नीचे की तरफ चल रहा है A2 एक्सेलरेशन से, और ऑब्वियसली पुली B नीचे की तरफ आएगी AB एक्सेलरेशन से, बट AB की वैल्यू A2 के बराबर हो जाएगी। तो हमने जल्दी जल्दी इक्वेशंस बनाई, अब देखो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इक्वेशन सॉल्व करने की, अब स्पीड बढ़ेगी हमारी। तो फटाफट हमने इक्वेशन बनाई, तो सबसे पहले मैंने M1 की इक्वेशन बनाई। M1 की इक्वेशन क्या बनाएंगे? T माइनस M1G बराबर M1 A1। फर्स्ट एग्जाम्पल में टाइम लगा था, अब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे? तो ब्लॉक M2 की इक्वेशन बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में T1 बराबर M2 A2। ये हो गई M2 की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गई। ब्लॉक बी की इक्वेशन, मतलब पुली बी की इक्वेशन, पुली बी भी, क्योंकि वो भी मूविंग है, पुली बी भी मूव कर रहा है, तो उसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे? अब आप समझ लो, पुली बी में अभी तक क्या हो रहा था कि जो पुली बी है उसमें भी सिचुएशन बदल गई। अभी क्या है, इसमें डाउनवर्ड T1 है, ऊपर की तरफ T है, और एक T ऊपर की तरफ है, उसके अलावा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट भी है, इस पुली में मास है तो इसका वेट होगा। 2T माइनस T1 इक्वल टू MBAB हाँ, या और ये MBA2 कर सकते हैं। और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा, पूरी कहानी पलट गई। तो अब आप T1 प्लस MBG माइनस 2T। हाँ,
T1 प्लस MB/A2 T1 प्लस MBG डाउनवर्ड फोर्स हो गया, माइनस 2T अपवर्ड फोर्स हो गया, और इक्वल टू इसका मास MB मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन A2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। जी सर। जानते हो MB जीरो कर दो, T1 बराबर 2T आ जाएगा। आप देख लो थर्ड इक्वेशन में अगर पुली का मास MB को जीरो कर दो तो क्या T1 बराबर 2T नहीं हो गया? जी सर। तो T1 बराबर 2T कोई जनरलाइज कंडीशन तो है नहीं कि T1 हमेशा 2T के बराबर रहेगा, तो वो एक स्पेशल कंडीशन है कि आप पुली का मास को जीरो मान लेते हो तो T1 बराबर 2T होगा। लेकिन हम लोग इसको एक लॉ मान लेते हैं कि हमेशा ऐसा होगा। ये सब गलत तरीके हैं ना पढ़ने के। अच्छा, अभी अननोन्स तो उतने ही है, अननोन अभी भी 4 है आपके पास, है ना? अननोन्स उतने ही है या बढ़ गए अननोन्स? तो अब अननोन्स उतने ही है, लेकिन अब जो T1 और 2T का रिलेशन है वो पहले जैसा नहीं रहा। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो फर्क कहां पड़ा। पिछले क्वेश्चन में जो थर्ड इक्वेशन थी जिसमें T1 और 2T को रिलेट किया गया था, वो एक सिंपल इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन अभी भी काम कर रही है, दूसरी इक्वेशन अभी भी काम कर रही है, तीसरी इक्वेशन में चेंज आ गया, T1 अब 2T के बराबर नहीं है, T1 और 2T में अलग रिलेशन आ चुका है। और 3 इक्वेशंस के बाद अब आपको चाहिए होगा चौथी इक्वेशन, आपको चाहिए कंस्ट्रेंट वाली। तो वो कैसे बनेगी भाई? चौथी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रेंट, नाउ कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इसके बिना काम होगा ही नहीं हमारा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बगैर बनाए बगैर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अब ये बताओ, अब आपको अगर आपको ना ये कंस्ट्रेंट मेथड समझ में आया है तो इस कंस्ट्रेंट मेथड को करते समय मतलब ये बताओ, इस पूरी मेथड में हमने कहां पर मासेस को यूज किया है? इस पूरे मेथड में कहीं भी मास यूज हुआ है? सेम आएगा उसमें भी। मैं ये बोलो कि क्या हमने कोई मासेस यूज किए इसके अंदर? जो 4 स्टेप मैंने लिखे हैं, y1 मान लो, y2 मान लो, y2 मान लो, लेंथ लिखो, तो ये बताओ पुली में मास होने से हमारे को कौन से स्टेप में फर्क पड़ जाएगा? अगर इस पुली में मास हो भी गया, यहाँ पर मास कर भी लो, तब भी तो आप y1 माइनस एल पाई आर और ये सब तो लिखोगे तो ऐसे ही, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S2 की लेंथ तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी ना। इसमें इसमें पुली के मास का तो कोई रोल है नहीं। ये बात आ रही है कि नहीं समझ में आपको? जी सर। कि Yes, कंस्ट्रेंट sir. इक्वेशन, इसलिए सब्जेक्टिव अप्रोच पे मैं गया हूं। सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाने की मेरी रीजन ये है कि इसके से हमको ये मालूम चल जाता है यार कि इस पूरे मेथड में पुली का मास तो कहीं यूज हुआ ही नहीं। तो पुली में मास जब यूज ही नहीं हुआ तो वो जीरो है कि नॉन जीरो है, क्या फर्क पड़ता है उससे हमको? पुली के मास से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर अगर पुली के मास का कोई फैक्टर कंस्ट्रेंट इक्वेशन को कंस्ट्रेंट इक्वेशन की डेरिवेशन जब हमने की है, तो ये पूरा पेज कंस्ट्रेंट इक्वेशन की डेरिवेशन है। इस पूरे डेरिवेशन में पुली का मास कहीं पर है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है। तो जो चीज हमारे डेरिवेशन में आ ही नहीं रही है, उसके जीरो होने या नॉन जीरो होने से हमको क्या फर्क पड़ता है? दैट मीन्स कि A1 बराबर 2A2 अभी भी होल्ड करेगा। यहाँ पर पुली के मास होने के बावजूद भी A1 बराबर 2A2 रहेगा। सो दिस इज A1 बराबर 2A2। ये हो गई आपकी चौथी इक्वेशन। ये आप कर लीजिए। चार इक्वेशंस पूरी हो गई हमारी, और करना वही काम है, करना आपको वही है। लेकिन अभी सॉल्व कैसे होगा यार? प्रॉब्लम एक और आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, है ना? कैलकुलेशन पार्ट तो रहेगा, ये तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि सॉल्व कैसे होगा ये। तो सॉल्विंग पार्ट के लिए फिलहाल मैं आपको एक काम करता हूँ ना, आप अपने लेवल पे करिएगा सॉल्व इसको सोच करके, है ना? मैं चाहो तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूँ तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए। आप एक काम करिएगा, M1 की वैल्यू 4 किलोग्राम ले ले, M2 की वैल्यू मान लो कि 3 किलोग्राम है, और पुली की जो व्यास है वो आप 2 किलोग्राम मान ले। ठीक है, तो आप सॉल्व करना अपने लेवल पर, और जी को 10 मान करके। ठीक है, मुझे सॉल्व करके आप बताना आप अगली क्लासेस में कि इसमें आपका टी कितना आ रहा है, T1 कितना आ रहा है, और एक्सेलरेशन क्या आ रहे हैं। क्योंकि मैं कर तो सकता हूँ सॉल्व, ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनली करना तो आप ही लोग को सॉल्व है भाई, मुझे तो नहीं करना सॉल्व। ये बात समझ में आई आपको? बोलो भाई। जी सर। Yes, sir. तो क्या एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये हाईलाइट कर दे कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो होती है, अगर आपसे कहा जाए कि जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से आर independent of masses of object as well as mass of a pulley। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, बता दें आप। सही है। कि आप पुली मासेस M1 M2 के मास अगर 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम की जगह 9 और 7 हो जाए, कुछ और हो जाए, मास की वैल्यू बदल दो आप,
तो क्या आपका A1 बराबर 2A2 नहीं आएगा? सर आएगा। है ना, मतलब A1 A2 के बीच का रिलेशन तो जिंदगी भर वही रहेगा, A1 हमेशा 2A2 रहेगा। चाहे आप देखिए A1 A2 की वैल्यूज बदल जाएंगी, इसको गलत तरीके से मत समझ लेना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। हाँ, इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू वो तो ऑब्वियसली बदल जाएगी अगर पुली का मास आप ले लोगे तो। पुली का मास न होने की कंडीशन में A1 और A2 की अलग वैल्यूज आएंगी, और पुली का मास होने पर A1 A2 की अलग वैल्यूज आएंगी। बट जो कुछ भी वैल्यू A1 की आएगी और जो कुछ भी वैल्यू A2 की आएगी, उनमें ये रिलेशन हमेशा होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ A1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ A2। बोलो, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एक अलग बात है और उन वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है वो एक अलग चीज हो गई। यस सर। जी सर, आगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो। ठीक, एक और एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट पेज। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताओ। सर वो प्रैक्टिस कर रहा था तो एक मैंने करा था, लेकिन उसमें भी सर 2 पुली थी, लेकिन वो बिना कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाए हो गया था। कुछ होगा, स्पेशल केस होगा, है ना, अभी देख लेते हैं। आप भेज दो क्वेश्चन, है ना, देख लेंगे। एक पॉइंट और समझाते हैं आपको सर बस। HEV का है। अच्छा, तो देख, हो सकता है, मतलब वो एक क्वेश्चन है उसमें, हाँ मान लिया। एक पॉइंट और समझ लें बच्चा, एक मिनट जी रुको, जी। कराते हैं, कराएंगे, सब कराएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, हम कराएंगे आज। ये देखो, हम कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं ना, M2 पर एक एडिशनल, M1 पर एक एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं। M1 पर ग्रेविटी के अलावा एक एडिशनल फोर्स लगाने जा रहा हूं मैं। मतलब समझ लीजिए कोई आदमी है जिसको खींच रहा है, आप ऐसे मान लो कि M1 पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल पुल है और M2 पर भी पुल है, दोनों को खींच रहे हैं हम लोग। M1 M2 दोनों को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। तो M1 को हम पुल करते हैं बाय F1 और M2 को हम पुल करते हैं बाय F2। ये एडिशनल फोर्सेस हैं ग्रेविटी के अलावा, खींच रहे हैं इसको। एक्सटर्नल पुल की बात कर रहा हूं, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो पकड़ करके इनको खींचेगा। अब एक्सटर्नल पुल है, मान ले F1 F2 का। पुली ए और पुली बी एज इट इज, ठीक है। चलो फिलहाल तो पुली बी को हम मासलेस मानेंगे, बी इज मासलेस, है ना। मास ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बट जितनी ज्यादा अब एजम्पशंस को विड्रॉ करते जाओगे क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या इक्वेशंस बनेंगी। तो देखो, आपको सिर्फ ये करना है। अब मैं स्पीड और बढ़ा रहा हूं तो मेरी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो इक्वेशंस सबसे पहले NLM फॉर M1, मैं इस तरीके से दिखा देता हूं तुम्हें। और इक्वेशन क्या बनाओगे, NLM फॉर M2। और इक्वेशन क्या बनाओगे, NLM फॉर पुली बी। ये 3 इक्वेशन बनेंगी। तो NLM फॉर M1 क्या होगा, NLM फॉर M2 क्या होगा। अच्छा, जब आप लोग खुद करोगे ना तो ये सब लिखना नहीं है तुम्हें, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। आपको तो सीधा इक्वेशन पे जंप करना है, डायरेक्ट इक्वेशन पे चले जाओ। आप इस टारगेट को रखना कि 3 मिनट है, सिर्फ 3 मिनट क्वेश्चन करने के लिए है। तो आपको ये सब चार्ट बनाने की और ये सब करने की जरूरत तो है नहीं, कोई आप किसी को पढ़ाने तो जा नहीं रहे हो। तो NLM फॉर M1 डायरेक्टली करते हैं। इसमें क्या करेंगे, टेंशन फोर्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स ऊपर T दिखा दी और यहाँ पर T1 दिखा दी। अब आप बताओ क्या लिखेंगे। NLM फॉर M1 जब लिखना होगा, एज्यूम करते हैं कि ये ऊपर जाएगा, ये मान करके कि A1 ऊपर होगा और A2 नीचे होगा। तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं M1 की इक्वेशन में। तो बोलो भाई, क्या लिखना चाहिए M1 की इक्वेशन अगर न्यूटन लॉ के हिसाब से लिखनी चाहें तो क्या लिखेंगे। T माइनस T माइनस M1G माइनस F इक्वल टू M1 A1। समझ गए। फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई ग्रेविटी के साथ में, ग्रेविटी तो लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी हट जाएगी। NLM फॉर M2 जब जाएगा, NLM फॉर M2 तो उसमें डाउनवर्ड साइड पर F2 फोर्स है प्लस उसका वेट होगा M2G और माइनस T1 बराबर M2 A2। और उसके बाद पुली पर आओ, पुली वाली क्या इक्वेशन बनेगी ये देख लो। मेन चीज ये जो पुली है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मेन पार्ट पुली का होता है। तो पुली वाली साइड पर क्या इक्वेशन बनेगी ना, ये देख लेते हैं यार। इसमें ऊपर की तरफ और दोनों साइड तो T दिखाएंगे, इधर भी T दिखाएंगे, इधर भी T दिखाएंगे, डाउनवर्ड साइड T1। और इसमें जीरो मास है, M0 है इसका। तो अब आप कह सकते हो कि क्योंकि ये जीरो मास की पुली है इसलिए T1 बराबर 2T कह सकते हैं। तो ये लॉ नहीं है, ये बेसिकली इक्वेशन है, न्यूटन लॉ की इक्वेशन है पुली के लिए, जहां पर जीरो मास हो गया। 3 हो गई, 3 इक्वेशंस पूरी हो गई। अब आइए,
ठीक है ना। नाउ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, अब फिर से एक बार ये समझना है कि अब क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन में कोई फर्क आएगा क्या? क्या A1 A2, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन क्या होगा A1 A2 में, कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 क्या होगा? सर सेम आएगा। क्यों? हम लोगों ने मासेस पे ज्यादा फोर्स लगा दी, पहले कम फोर्सेस थी, अब हमने बाहर से फोर्स लगा दी मासेस के ऊपर। ठीक है ना, बात समझो इसको। हाँ बिल्कुल, आपने आंसर सही दिया है, मैं आंसर गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं लोगों के मन समझा रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज तो ऐसे ही होते हैं ना, स्टूडेंट्स तो आप लोग यही सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या करें, अब सर इसमें क्या करें। सर वही होगा कि A1 A2 की इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो जाएंगे लेकिन रिलेशन सेम रहेगा क्योंकि हम लोग लेंथ के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, इसीलिए सब्जेक्टिव अप्रोच की इंपॉर्टेंस होती है। अब आप इस पूरे, इस फिर से इस पेज को देखो, आप इस पूरे पेज में ना तो कहीं पर फोर्सेस इन्वॉल्व है, इस पूरे पेज पे ना तो कहीं मासेस इन्वॉल्व है, कुछ नहीं इन्वॉल्व है। सिर्फ अगर कुछ इन्वॉल्व है तो क्या है, कोऑर्डिनेट है और लेंथ है। सिर्फ कोऑर्डिनेट को यूज कर रहे हो और लेंथ को यूज कर रहे हो, ना हमने कहीं पर फोर्स यूज किया है, ना हमने कहीं पर मास यूज किया है, ना ग्रेविटी यूज की है, कुछ तो नहीं यूज हुआ है। आप इस पूरे डेरिवेशन में क्या है, एल है, y1 है, yb है, सब कुछ ये चल रहा है। तो जब आपने मास यूज किया ही नहीं, फोर्स को यूज किया ही नहीं, और A1 बराबर 2A2 प्रूफ हो चुका है, तो ये तो हमेशा होल्ड करेगा फिर। यही बात समझनी है आपको कि यहां पर भी अगर हम बाहर से फोर्स लगा भी दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, A1 अभी भी 2A2 के बराबर होगा। स्टिल आप इसको 2A2 कर दीजिए, अभी भी A1 बराबर 2A2, फोर्थ इक्वेशन ये है अभी। दैट मीन्स कि अब मैं फिर एक लाइन आपको देने जा रहा हूं कि जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती हैं, जितनी भी आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होंगी, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। अभी मैंने पीछे कहा था कि वो मासेस के इंडिपेंडेंट है, अब मैं कह रहा हूं फोर्सेस के भी इंडिपेंडेंट है वो। क्योंकि आप पैरामीटर समझो, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव मेथड में मिलेगी ही नहीं तुम्हें, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से तो आंसर आता है खाली। ये आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम लोग क्यों इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और बात बता दे, देखो आप, हम लोगों ने यहाँ पर जो आंसर निकाला है इन 4 एजम्पशंस में निकाला है, ठीक है, इन 4 एजम्पशंस में निकाला है। अगर मैं सेकंड एजम्पशन और फर्स्ट एजम्पशन दोनों को विड्रॉ कर दूं कि पुली में मास भी है और फ्रिक्शन भी है, मतलब वो रोटेट भी कर रहा है, तो आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी दूसरी, मतलब टी अगर आपका राइट साइड है M1 के साइड तो उधर पे T1 हो जाएगी क्योंकि उसमें आपका लेकिन टॉर्क आ जाएगा। कंस्टेंट इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब A1 और A2 का जो रिलेशन चल रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं अगर सर, आप इस बात लेंथ को, तो सेम ही रहेगी ना, चेंज नहीं होगा कुछ। इस पेज को सामने रखो, आप मैं बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मान लो पुली बी रोटेट कर रही है या पुली ए रोटेट कर रहा है, टेंशन बदल जाएंगी, वो सब अलग बात है, ठीक है, टेंशन वेंशन सब चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है फोर्थ इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, A1 बराबर 2A2 में क्या चेंज आएगा? क्या वो 2 की जगह 1/2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, वहां पर कुछ और हो जाएगा, सर या अभी? सेम रहेगा। समझ गए आप? अब आप जी समझ गए सर। ना कि जी सर। कंस्ट्रेंट यस इक्वेशन सर। जो होती है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन which is completely independent of masses of object, masses of pulley, uh, friction on the pulley, whether it is stationary pulley or rotating pulley। आप इन सारे क्वेश्चंस को डील करोगे तब भी आप ये कहोगे कि A1 बराबर 2A2 रहेगा। डन? यस सर। जी यस सर। हाँ, तो अब बहुत अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझना है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल में आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए कि होता क्या है ना, मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाई कि हमने ये देखा है लोगों को कि फोर्स लगाते ही वो कहते हैं कि सर अब A1 बराबर 2A2 नहीं आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा A1 बराबर 2A2? उसका सर अप्लाइड फोर्स, लेकिन अगर नंबर ऑफ पुलिस बढ़ा दे तो फिर चेंज हो जाएगी सर। वो एक अलग बात, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर, 2 पुली वाला है ना ये तो वहां अलग रिलेशन होगा। लेकिन देखो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी तुम्हारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगा वो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की फोर्सेस पर, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के मासेस पर, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज लाते हो तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। स्टेटमेंट बात है भाई, आप कॉन्फ़िगरेशन ही जी जी बदल दो सर। फिर तो अलग बात है, आप 2 की जगह 3 पुली कर दो तो ये तो प्रॉब्लम ही बदल गई ना, फिर जी तो सर। अलग, जी ऑब्वियसली अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कहा, ये आपने समझ लिया, सब्जेक्टिव अप्रोच इसलिए जरूरी थी आपको ये सब पॉइंट्स बताने के लिए।
लेकिन अब मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये चीज समझ गए कि कंस्ट्रेंट रिलेशन का फोर्सेस से, मासेस से किसी से कोई लेना देना है नहीं। रिलेशन का, वैल्यू का नहीं। रिलेशन मतलब A1 बराबर 2A2, इस चीज का, इस इक्वेशन का मासेस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में A1 की कितनी वैल्यू आनी है और A2 की कितनी वैल्यू आनी है, ऑब्वियसली वो मास पे डिपेंड करेगा। अब हम कहते हैं इसका एक मेथड और होता है, एक सिंपल मेथड है। 3 मेथड से टोटल मैंने बताया, एक सब्जेक्टिव मेथड था, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। एक होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये भी एक मेथड है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या कहता है देखो, हमने ये जो ब्लू कलर से, पहले व्हाइट कलर था फिर ब्लू कलर, सो ब्लू कलर वाला कुछ टाइम बाद है, मतलब व्हाइट कलर से जो फिगर बनाई है वो इनिशियल है और ब्लू कलर वाले कुछ टाइम बाद है। तो हमने ये मान लिया कि जो M1 है ये ऊपर की तरफ चला गया, ब्लॉक M1 ऊपर शिफ्ट कर गया, ब्लॉक M2 डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया, और ऑब्वियसली पुली भी डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ये जो पुली है ये भी डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो अब ये मानते हैं कि ब्लॉक M2 जब नीचे आएगा तो ये डिस्टेंस आपका डेल्टा Y2 है। सपोज करते हैं कि M2 जो है वो डेल्टा Y2 डिस्टेंस से नीचे आ रहा है और M1 गोज अप बाय द डिस्टेंस ऑफ डेल्टा Y1, ये मैंने माना है, इसीलिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, मान रहे डिस्प्लेसमेंट मान रहे। मान लेते हैं कि M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा Y2 जा रहा है और M1 अपवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा Y1 जा रहा है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, सिंपल सी थ्योरी, कि अगर ये पुली डाउनवर्ड आएगी, पुली जो है वो डाउनवर्ड आएगी, पुली का सेंटर भी नीचे आ जाएगा, तो ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो यहाँ पर, जो ए और बी के बीच में स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को नीचे आना पड़ेगा ना, एक्सटेंड होना पड़ेगा, इसको इसको यहाँ पर एक्सटेंड होना पड़ेगा, इतनी लेंथ बढ़नी पड़ेगी आपकी। और इधर इधर सीलिंग से जो स्ट्रिंग सीलिंग से और पुली बी तक है, फ्रॉम द सीलिंग टू द पुली बी, ये वाली स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग जाएगी तो पुली के नीचे से होके ही, तो यहां पर भी स्ट्रिंग बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो स्ट्रिंग होगा वो जाएगा तो अंडर पुली ना, पुली के नीचे से ही तो होके जाएगी वो स्ट्रिंग, की बाहर से तो जाएगी नहीं। पहले ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं तो ये ऐसे जा रही थी, अब वो स्ट्रिंग ऐसे बढ़ रही, तो कितनी स्ट्रेच कर गई वो स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रेच कर गई डेल्टा Y2। और ध्यान दीजिएगा पुली कितना नीचे गया है, पुली उतना ही नीचे जाएगा जितना नीचे ब्लॉक गया है, तो पुली ने कितना कितना डाउनवर्ड गई है, पुली का डाउनवर्ड मोशन जो है वो डेल्टा Y2 है, मतलब डेल्टा वाई भी है लेकिन उसको आप डेल्टा Y2 कह सकते हो, कि पुली का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना ब्लॉक M2 का डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो। जी सर, जी। तो पुली पुली जब नीचे जा रही है ना, तो उससे हो क्या रहा है कि उस पुली के नीचे वाली स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग पुली के नीचे से पास हो रही है, स्ट्रिंग विच इज अंडर दिस पुली, ये वाली स्ट्रिंग, मतलब ये जो ए से बी तक आई है और वापस सीलिंग तक गई है, इसका लेफ्ट सेगमेंट भी इंक्रीज कर जा रहा है और राइट सेगमेंट भी इंक्रीज कर जा रहा है। कितना कितना इंक्रीज करेगा, लेफ्ट सेगमेंट कितना इंक्रीज करेगा और राइट सेगमेंट कितना इंक्रीज करेगा, तो लेफ्ट सेगमेंट Y2 डेल्टा Y2 इधर बढ़ेगा और डेल्टा Y2 इधर बढ़ेगा, इसका मतलब टोटल कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, टोटल जो स्ट्रिंग 2 डेल्टा Y2। तो 2 डेल्टा Y2 अगर हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को कांस्टेंट रखना है आपको, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रखना है, y2 इज इक्वल टू डेल्टा y1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो फिर M1 वाली साइड पर स्ट्रिंग कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि जो M1 वाली साइड स्ट्रिंग ऊपर जाएगी उसी से तो आप उधर कंपनसेट करोगे, ये जो स्ट्रिंग, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग रिड्यूस होगी, या मतलब ये जो A और M1 के बीच का है, यहां पर लेंथ रिड्यूस कर रही है, तो जो लेंथ यहां रिड्यूस कर रही है वही तो राइट साइड पर कंपनसेट हो रही है। अगर आप इसको समझ पाओ तो देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि M1 के ऊपर जाने से क्या होता है, M1 के ऊपर जाने से M1 और पुली A के बीच वाली स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी, A और M1 के बीच में जो स्ट्रिंग है वो छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो लेंथ कम होगी वो लेंथ एडजस्ट कहां पर होगी, मतलब M1 वाली साइड पर जो लेंथ रिड्यूस कर रहे हैं उसको कहीं तो एडजस्ट करोगे, तो एडजस्टमेंट उसका कहां पर कर रहे हैं हम लोग, उसका एडजस्टमेंट पुली बी के साथ कर रहे हैं,
और पुली बी के साथ क्या हो रहा है, उसकी लेफ्ट साइड पर भी डेल्टा y2 का स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट साइड, क्योंकि अब क्या होगा, अब जो स्ट्रिंग है वो टोटल इतनी हो गई ना, अब तो इतनी पूरी यहां तक ये स्ट्रिंग हो गई, और राइट साइड पर पूरी ये स्ट्रिंग हो गई, राइट साइड की स्ट्रिंग बड़ी हो गई, मतलब पुली बी की लेफ्ट और राइट वाली स्ट्रिंग बढ़ रही है। तो टोटल कितना कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा y2। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा y2 आप इंक्रीज कर रहे हो, तो +2 डेल्टा y2 बिकॉज इंक्रीज किया है, और उधर डेल्टा y1 डिक्रीज किया है, तो माइनस डेल्टा y1 इक्वल टू 0। सीधा सीधा हो गया, डेल्टा y1 बराबर 2 डेल्टा y2, टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके क्या कर सकते हो, क्या आ जाएगा ये वेलोसिटी, यानी कि v1 बराबर 2v2, a1 बराबर 2a2। ये भी एक तरीका है, इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। जी सर। सर सर इसमें एक मुझे डाउट आ रहा है सर, कि हमें लग रहा है सर, जो आपने बताया कि जो बी वाले पुली में दोनों तरफ डेल्टा y2 इंक्रीज होगा, तो सर हमें लग रहा है डेल्टा y2 अपॉन 2 होना चाहिए दोनों तरफ। नहीं तो आप ये देखो ना स्ट्रिंग, भाई एक बात बताइए, सुनिए, अलग से दिखा दे रहे ना आप, अलग से देखो इसको, देखो टोटल आपके पास एक बार दिखा देते हैं, टोटल आपके पास ये 3 सेगमेंट हैं स्ट्रिंग के, ध्यान से देखना ऐसे करके, और ये टोटल 3 सेगमेंट है। मैं अलग अलग लाइन से दिखा रहा हूँ तुम्हें, अलग अलग लाइन से। यहाँ पर हमने M1 मास कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर वो पुली कनेक्ट की थी, और यहाँ पर पुली थी, और ये उठा करके ऐसे कनेक्ट किया हुआ था यहाँ से M2। हम ना इसको ये कह रहे हैं, अच्छा ऐसे मान लो मैं एक रैंडम डेटा चूज कर रहा हूँ, एक रैंडम डेटा यार, है ना, रैंडमली आपको मान के चलता हूँ कि ये, सपोज करो कि ये पूरी लेंथ, यार एक तो ये बड़ा समस्या है, सपोज करो कि ये पूरी लेंथ रैंडमली 20 सेंटीमीटर है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर की है, और पुली ए और पुली बी के बीच की जो लेंथ है वो मैंने कुछ मान लो 35 सेंटीमीटर मान ली, और सीलिंग से पुली बी तक की जो लेंथ है वो मैंने रैंडमली जो है वो मान लो 50 सेंटीमीटर की है, ऐसे कुछ मान लिया रैंडम। आप खुद सोचो, मान लेते हैं कि M1 जो है वो, मान लो कि जो M1 है वो ऊपर चला गया, M1 ऊपर चला गया बाय 1 सेंटीमीटर, जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो अब जहां पर 20 था वहां पर कितना हो गया आपका, जहां पर जिस साइड आप 20 लेंथ पे थे, अब उस साइड कितनी लेंथ होगी, अगर M1 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए तो M1, हाँ हो गया ना जी। अब ये जो पुली है वो नीचे आई, तो पुली नीचे आने से क्या हुआ, पुली यहाँ पर मान लो नीचे आ गई, ठीक है, पुली के नीचे आने से ये जो स्ट्रिंग जो 35 सेंटीमीटर की थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि पुली y डिस्टेंस नीचे आ रही है, मान लो कि पुली का डिस्टेंस y नीचे आ रहा है, तो अब आपके पास पूरी स्ट्रिंग देखना है, टोटल स्ट्रिंग देखना, टोटल स्ट्रिंग पुली ए से पुली बी तक का देखना है आपको, पुली ए से पुली बी तक। तो पुली ए से पुली बी तक कितना लेंथ हुआ, क्या ये 35 प्लस y नहीं हो गया, क्या ये लेंथ 35 प्लस y होगा? जी सर। और पुली बी से स्ट्रिंग, पुली बी से छत तक की जो लेंथ है, मतलब सीलिंग तक की लेंथ, पुली बी से सीलिंग तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अगर हम निकालें पुली बी से लेकर के सीलिंग तक कितना डिस्टेंस हो गया, अगर तो ये भी डिस्टेंस आपका 50 प्लस y हो गया। बोलो यहां तक बात समझ में आई आपको? जी सर। तो अब आपके पास टोटल स्ट्रिंग कितनी बची, पुली ए और M1 के बीच में स्ट्रिंग अब 19 सेंटीमीटर की रह गई, क्योंकि M1 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। पुली ए और पुली बी के बीच में स्ट्रिंग 35 प्लस y है, और पुली बी और सीलिंग के बीच की स्ट्रिंग 50 प्लस y है। ये टोटल लेंथ है, और ये लेंथ उतनी ही रहनी चाहिए जितनी पहले थी। पहले क्या था, पहले M1 से A तक की जो लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर थी, A से B तक की लेंथ 35 थी, और B से सीलिंग तक की लेंथ 50 थी। अब आप देख लो भाई कितना आ रहा है इससे। जी सर, समझ गए आप कि यहाँ पर, हाँ इसी को ये इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं कि M1 से और पुली A तक की जो लेंथ है ये तो कम हो गई, M1 से A तक की डिस्टेंस कम कर दी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि A और B के बीच का सेपरेशन भी बढ़ गया, पुली A और पुली B के बीच की सेपरेशन बढ़ गई, और सीलिंग और पुली B के बीच का भी सेपरेशन बढ़ गया। दो जगह सेपरेशन बढ़ रही है, एक A और B के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर गया,
और एक छत के बीच में और पुली के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो दो जगह डिस्टेंस बढ़ रही है और एक जगह डिस्टेंस कम हो रही है। तो जो कम हो रहा है उसी से आप इंक्रीज को एडजस्ट करोगे, क्योंकि अलग से तो धागा लाके बांधेंगे नहीं हम। तो जहां पर रिड्यूस कर रहे हो उसको, और जहां इंक्रीज कर रहे हो उनको बराबर कर दो, आपस में कंपेयर कर लो इन्हें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन आ जाता है। आई बात समझ में यहाँ पर? जी सर। सबको क्लियर हो गया A1 बराबर 2A2 कैसे बनेगा? इस मेथड से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया। अभी इसके बाद एक और मेथड है, और भी मेथड है, मेथड्स की कमी नहीं है। कमी इसकी है कि आपको कौन सा समझ में आता है, आपके माइंड में कौन सा घुसता है जल्दी से। कुछ लोगों को ये मेथड समझ में आता है, कुछ लोगों को पिछला वाला आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना आए, भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मेथड इन्हें समझ में आए, मान लो। देखिए एक और मेथड लास्ट वाला बता देते हैं, बट ये टेंशन ट्रिक है ना। इसको मेथड को हम कहते हैं कि ये टेंशन ट्रिक मेथड है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है, मतलब मैं पर्सनली इसको, ठीक है आंसर तो हम लाते हैं, आपसे भी मैं कहूंगा कि आप भी लाओ, लेकिन फिजिक्स में अगर ट्रिक्स चल रही होती यार, तो फिर लैब और एक्सपेरिमेंट बंद हो चुके होते, फिर तो काला जादू चल रहा होता बंगाल वाला, है ना, और बाबा लोग बैठे होते इसमें फिजिक्स में भी, अगर ट्रिक से काम चल रहा होता तो। ट्रिक ये कहता है कि भाई M1 पर टेंशन फोर्स की वैल्यू T और M2 पर टेंशन फोर्स की वैल्यू T1, और यहाँ पर M1G और यहाँ पर M2G। उससे कोई मतलब नहीं, फोर्सेस से हालांकि कोई मतलब नहीं है। और M1 की एक्सेलरेशन A1 है और M2 की एक्सेलरेशन A2 है, ठीक है। और इस पुली की बात करें, अगर पुली की बात करें तो पुली पर सिचुएशन क्या हो रही है वो देख लेते हैं। पुली पर, तो पुली पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? तो पुली पर ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है T, इधर की साइड एक फोर्स लग रहा है T, और डाउनवर्ड साइड पर एक फोर्स लग रहा है T1। टोटल कुल मिलाकर के इतनी फोर्सेस है हमारे पास टोटल, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। अब कहना क्या चाहते हैं ये, इस मेथड में हालांकि कंफ्यूजन है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, बट ये है कि आंसर आ जाएगा आपका। इनका ये कहना होता है टेंशन ट्रिक का कि समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टेंशन एंड वेलोसिटी should be 0. Summation of dot product between the tension and velocity will be 0. अब ये क्या बकवास हुई यार, कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी विल बी 0। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं जानते हो? इसका भी एक रीजन है समेशन ऑफ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसको कुछ कहा जाता है। फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कोई एक क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? पावर, मतलब पावर मतलब रेट ऑफ वर्क, है ना। रेट ऑफ वर्क का मतलब रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क का मतलब रेट ऑफ एनर्जी। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बारे में क्या क्या एजम्पशन मानी हुई है? स्ट्रिंग्स के बारे में हमने क्या क्या एजम्पशन मानी हुई है, सोचो जरा। उसमें मास नहीं है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक है। इसका मतलब रोप में एनर्जी काइनेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसको 0 मास माना है। सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला है। नहीं, एनर्जी ही नहीं होगी ना, आइडियल स्ट्रिंग में एनर्जी होती ही नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। तो एक स्प्रिंग वाली एनर्जी आती है ना, हाफ kx², स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी, ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, मासलेस बॉडी है। हाँ जी बताओ सर। ये टेंशन ट्रिक तब लगेगी जब पूरा सब कुछ आइडियल है। नहीं लगेगी, देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो सब में एक ही आई ना। इतने एग्जांपल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो आएगा तो एक ही जैसा ही, तो आप आइडियल मान के निकाल लो। अगर सिस्टम आइडियल नहीं भी है तो आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो आइडियल मान के निकाल लो, क्योंकि इन एग्जांपल्स, इन इलस्ट्रेशंस का पर्पस मेरा नहीं समझ में आया आपको। देखो सबसे पहले मैंने आइडियल मान के सॉल्व किया था क्वेश्चन, फिर मैंने पुली में मास ऐड कर दिया, ठीक है। इस एग्जांपल में पुली में मास ऐड किया, उसके बाद मैंने अलग से फोर्सेस लगा दी,
तब भी मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो हर बार वैसी ही आएगी। तो अगर सिस्टम आइडियल नहीं भी है तो आप आइडियल मान के सॉल्व कर लीजिए उसे। मतलब अगर यहाँ पुली में मास है कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन मासेस के तो इंडिपेंडेंट है, फोर्सेस के इंडिपेंडेंट है। यस सर। है ना? तो अब क्या करेंगे देखो। अब क्या करोगे, लेकिन ये बात अब समझ पा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिवली कर चुके हो, अदरवाइज डायरेक्टली अगर यहाँ से बोला होता ना तो दिमाग में घुसता भी नहीं आपके कि हो क्या रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप कर चुके हैं, इस वजह से आपको अब थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि जो m1 वाला मास है वो v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और m2 वाला v2 से नीचे आ रहा है। तो जो m1 मास है ना उसके बारे में बात करो। m1 मास के ऊपर टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ और वेलोसिटी v1 ऊपर की तरफ। m2 मास के ऊपर टेंशन फोर्स T1 और उसकी वेलोसिटी v2। तो हम इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो T और v1 सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे T v1 इंटू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का बेसिक रूल भी आपको पता होना चाहिए, a डॉट b बराबर ab cos थीटा। तो ये cos 0 और T1 और V2 अपोजिट साइड पर हैं, तो वहां पर T V2 और cos 180 T1 इंटू V2 cos 180 बराबर 0। अब T1 और T का क्या रिलेशन बनेगा, तो मैं आपसे क्या, देखिए अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से। पुली में मास हो चाहे ना हो, देखिए अगर पुली में मास होगा तो T1 बराबर 2T नहीं आएगा, और अगर पुली मासलेस है तब T1 बराबर 2T भी आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात यार, कि टी में और T1 में जो रिलेशन है वो तो पुली के मास पे डिपेंड कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में कि जी सर आ रही। कि रिलेशन बिटवीन टी एंड T1 ये तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पुली, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन मास ऑफ पुली पे डिपेंड नहीं करता, कंस्ट्रेंट इक्वेशन इंडिपेंडेंट है मास ऑफ पुली की। तो मेरा टारगेट तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालने का है ना, तो क्यों ना पुली के मास को 0 मान लिया जाए। अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो इक्वेशन चाहिए ना एक, मैं कौन सी वैल्यू निकालने बैठा हूं। पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। यस सर। तो क्या मैं T1 को 2T पुट करके आंसर ले आऊं, क्योंकि अगर मैं Yes, पुली sir. को मासलेस मान लूंगा तो मेरे को सॉल्व करना आसान हो गया ना, मैं तो T1 को 2T मान लेता हूं फिर। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पुली को मासलेस मान करके कंस्ट्रेंट इक्वेशन लाने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए पुली के मास का कोई मतलब भी नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, T1 बराबर 2T मान लूंगा हर क्वेश्चन में चाहे, लेकिन मैं T1 बराबर 2T ओनली फॉर मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मान रहा हूं, ओनली फॉर मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। अब आप ये मत कर देना कि पुली में मास है, ठीक है ना, आप इसको इसको एक इक्वेशन मत मान लेना कि पुली में मास है और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि T1 बराबर 2T होगा, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में तो फंस जाओगे ना। यहां पर T1 बराबर 2T कहां आ रहा है, T1 बराबर 2T तो नहीं आ रहा थर्ड इक्वेशन में। मैं क्या कह रहा हूं, कंस्ट्रेंट बनाने के लिए मान लीजिए, और उसके बाद जब कंस्ट्रेंट बन जाए तो आप T1 T2 को भूल जाओ। क्या बन जाएगा आंसर बताओ, अब इसके हिसाब से T1 बराबर 2T मान लेंगे तो सीधा सीधा V1 बराबर, अगर हम T1 बराबर 2T मान लें तो सीधा सीधा मेरा एक आंसर आ जाएगा V1 बराबर 2V2। आई बात समझ में कि नहीं आई बताइए भाई। यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म कर दें इसको, क्योंकि ना जी मेथड सर। सारे हो गए, तो अब मैं और आगे की एग्जांपल दूंगा बस, अब उसके बाद जल्दी से स्पीड बढ़ा देंगे। 3 मेथड थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेंशन ट्रिक निकालते समय भले पुली में मास हो, भले वो रोटेट कर रही हो, आप उन चीजों को इग्नोर करके कंस्ट्रेंट निकाल दो। पुली के मास को इग्नोर कर दो, पुली के रोटेशन को इग्नोर कर दो, नॉर्मल आइडियल कंडीशन लेकर के आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकाल दीजिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन किसी भी तरीके से निकाला जाए आंसर सेम आएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन का जो बेसिक लॉजिक है, आप ट्रिक कोई भी लगाओ, फंडामेंटल बिहाइंड द कंस्ट्रेंट ये मेथड है, और इस मेथड में कहीं पर मास इन्वॉल्व नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते रहे, मेथड क्लियर हो गया, फटाफट आ सर गया जी। सर
जैसे एक स्ट्रिंग से पुली के थ्रू होके M1 और M2 लगे हुए हैं और ये नहीं बताया हो गया है कि M1 बड़ा है या M2। हाँ ठीक है तो सर डायरेक्शन तो लगा। खुद से एक्सेलरेशन लेने में दिक्कत होती है, या फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो कि दो पुली हो तो उसमें दिक्कत होती है। नहीं दिक्कत नहीं आएगी ना अभी, अब नहीं आएगी दिक्कत, मैं बता रहा हूँ दिक्कत भाई। अभी कर उसमें न्यूमेरिकल उसके भी करेंगे ना, पहले आपको कंस्ट्रेंट का बेसिक बताओ, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि फिर मेन प्रॉब्लम मेरे को कंस्ट्रेंट वाली थी कि सर हो गया। कंस्ट्रेंट को लेकर के आपका माइंड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। हाँ सर। है ना। अब आगे बढ़ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम करेंगे इसको ऑब्जेक्टिवली ही, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली करेंगे। जैसे इसके अंदर देखो क्या है, ए और बी दो ब्लॉक्स हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे 5-10 मिनट के अंदर, बस ज्यादा नहीं करेंगे। तो ए का मास हमें 2m दे रखा है, मास ऑफ एम ए इज 2m एंड बी इज m। सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट है और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास जस्ट आफ्टर द रिलीज, ये सब कह रखे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि हमने फोर्सेस बनाई जल्दी जल्दी। हमने इधर एक टी दिखाया और mg दिखाया है ए का, और ए का मास 2m है तो यहाँ 2mg दिखा दिया। यहाँ पर बी के साइड mg दिखा दिया और इधर टी दिखा दिया। और यहाँ पर ये एंगल, अब एक्चुअली इस फॉर्मेट में एंगल बन नहीं पाता मुझसे, तो मैंने उसको वर्ड्स में लिखा है यहाँ पर कि वो एंगल थीटा है। ठीक है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स नहीं आ पाते, तो थीटा है। ठीक है भाई, ये बताओगे किधर जाएगा। और ये फ्लोर को मैं स्मूथ मान रहा हूँ, अभी हम फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो स्मूथ मान रहे हैं। ये बताइए मोशन किस तरफ होगा ए का, ए का मोशन होगा किस तरफ। न्यूटन लॉ में ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको डायरेक्शंस ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि बी और ए किस तरफ चलेंगे, और हम इनको ऑब्जर्व करेंगे बाय सम ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर लेकर के, ताकि हमको इस वीडियो का चक्कर में पाले। बताओ बी किस तरफ आएगा। सर राइट साइड आएगा। बी नहीं, ए राइट साइड जाएगा। नीचे की तरफ बी तो आएगा। सर तो बी बी तो वाला, हाँ बी वाला नीचे आएगा, उसको A2 मान लेते हैं, और ए वाला आगे जाएगा, इसको A1 मान लेते हैं। आपको बात समझ में आई ये चीज, क्योंकि ए वाला ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर को छोड़ेगा, तो है नहीं। चाहे तो आप इसको क्वेश्चन का पार्ट मान लो, क्वेश्चन का पार्ट मान लो, गिवन दैट ए रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, इसको ऐसे मान सर लो, ए रिमेन्स। हाँ सर ऐसे करके फंसा सकते हैं कि ऐसा वैल्यू दे दे मास का कि रेस्ट पे हो गया। नहीं, रेस्ट पे नहीं हो पाएगा। कब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कैसे रेस्ट पे रखोगे। टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा। ये सिस्टम रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं रह सकता। चलो अब इक्वेशंस बनाओ, क्या बनाएंगे देखो। अब थोड़ा सा फास्ट करें यार, इक्वेशन क्या बनाएंगे। तो पहले बी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर बी क्या इक्वेशन बनेंगे न्यूटन लॉ के हिसाब से, तो लिखेंगे mg माइनस टी बराबर ma2, खत्म। फिर मैं ए वाले की इक्वेशन बनाऊंगा। तो ए वाले की जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसका मास 2m है और एक्सेलरेशन a1 है। लेकिन मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, जब आप F इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखते हो ना, तो बहुत केयरफुली देखा करो। आपसे मैंने बार बार कहा है कि जो a और f है ये पैरेलल होने चाहिए, हमेशा पैरेलल। तो यहाँ पर ये जो A1 है ये हॉरिजेंटल है, A1 की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है। तो आप हॉरिजेंटल फोर्स बताओ कौन सा लग रहा है, मतलब ब्लॉक ए के ऊपर हॉरिजेंटल फोर्स की वैल्यू कौन सी है। टी फोर्सेस तो, cos सर थीटा। टी कॉस थीटा। हाँ फोर्सेस तो बहुत सारी है, टी है, एन है, mg है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर। हमें A1 के पैरेलल फोर्स की जरूरत है, वो सिर्फ क्या है, टी कॉस थीटा। सिंपल इक्वेशन डन। प्रॉब्लम फिर वही खड़ी हो गई कि कंस्ट्रेंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे, तो कंस्ट्रेंट हम ऐसे बना लेते हैं। कंस्ट्रेंट बनाने के लिए क्या करेंगे देखो, अगर हम ये माने कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी v1 है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी v2 है, और हम पिछला वाला, अब हम टेंशन ट्रिक लगाने जा रहे हैं। देखिए करेंगे हम टेंशन ट्रिक सही क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है, वहां पर अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है जाकर के, तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव अप्रोच समझने के लिए होती है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो लगाएंगे सिग्मा टी डॉट वी बराबर 0। क्या होगा देखो, अब सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0। ब्लॉक ए पर चेक करो, ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए के लिए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा भी आएगा। तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन टी, वेलोसिटी v1 और इनके बीच में थीटा एंगल है, कॉस थीटा। और ब्लॉक बी के लिए टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो माइनस टी v2 बराबर 0। ये माइनस साइन समझ में आ रहा है कहां से बन रहा है।
माइनस टी V2 जो बना है वो टेंशन और V2 के एक दूसरे cos के 180 cos 180 की वैल्यू से बना। तो इससे क्या रिलेशन बना हमारा कंस्ट्रेंट के लिए V2 बराबर V1 cos थीटा, V2 बराबर V1 cos थीटा, ये बन गया रिलेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक और रिलेशन आएगा। अब देखो क्या बनता है, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद लेफ्ट साइड पर क्या बनेगा, A2। V2 को डिफरेंशिएट करोगे तो A2 बन जाएगा, और राइट साइड पर माइनस A1 sin थीटा। भाई साहब थीटा वेरिएबल क्वांटिटी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक आगे चलेगा ये एंगल थीटा वेरिएबल होगा, कांस्टेंट एंगल नहीं रह पाएगा वो। सर तो माइनस प्रोडक्ट A1 रूल, sin d थीटा। थीटा by अच्छा dt का मल्टीप्लाई कर दें। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर बनेगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ V1 यानी कि A1 प्लस V1 और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा यानी कि माइनस sin थीटा इनटू इम्प्लिसिट फंक्शन है तो d थीटा बाय dt भी आएगा। मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा रहे हो भाई, समझ गया? थीटा कांस्टेंट नहीं है जी यहाँ सर, पर। जी हाँ, सर। तो A1 A2 का रिलेशन इतना आसान नहीं है यहाँ पर। आप देखो A1 A2 का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। A1 और A2 का रिलेशन वैसा नहीं है जैसा वेलोसिटी का रिलेशन है। वेलोसिटी का रिलेशन तो सिंपल है कि V2 बराबर V1 cos थीटा है, लेकिन एक्सेलरेशन का रिलेशन वैसा नहीं है, कुछ अलग है। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जिस टाइप का रिलेशन वेलोसिटी में होगा उसी टाइप का रिलेशन एक्सेलरेशन में आएगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ो जरा यहाँ पर क्या पूछा गया है। हमें एक्सेलरेशन तो निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन, लेकिन कब निकालना है? कब निकालना है? जस्ट आफ्टर द रिलीज। और रिलीज करते वक्त क्या वेलोसिटी है इनकी? सिस्टम इज रिलीज्ड एट रेस्ट, यानी कि हमें जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन निकालना है उस मोमेंट पर वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन में जिस टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है उस समय तो वेलोसिटी है नहीं, बाद में वेलोसिटी आएगी, लेकिन हमको बाद की एक्सेलरेशन पूछी नहीं जा रही है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए V1 0 है, हमारे क्वेश्चन के लिए V1 0 है, क्योंकि हम तो उस समय, हम लोग एक्सेलरेशन उस समय सॉल्व कर रहे हैं जिस समय वेलोसिटी 0 है, इसलिए सेकंड टर्म हट जाएगा। और लोग इसको ये समझ लेते हैं कि यही एक प्रॉपर कंडीशन होती है, मतलब A2 बराबर A1 cos थीटा को वो अपना लॉ मान लेते हैं कि ये हमेशा ही आएगा A2 बराबर A1 cos थीटा। अरे भाई A2 बराबर A1 cos थीटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बन रहा है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपका A2 बराबर A1 cos थीटा आ जाएगा। मतलब कि अगर ये जस्ट आफ्टर की बजाय मैं कहता कि 2 सेकंड के बाद बताओ, तो 2 सेकंड बाद कहानी कुछ और होती, क्योंकि 2 सेकंड के बाद V1 की वैल्यू 0 नहीं होती। तब आप ये नहीं कह सकते थे कि A2 बराबर A1 cos थीटा हर समय होगा। लेकिन यहां पर कर लो, यहां पर इसलिए कर लो क्योंकि आप जीरो वेलोसिटी के टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ रहे हो। आगे बात समझ में ये चीज? जी सर। यस सर। तो मैं सॉल्विंग छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें ना टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसकी सॉल्विंग नहीं करेंगे। हम इक्वेशंस बना दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको अपने लेवल पर। ठीक है, अपने लेवल पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, हमने इसको छोड़ दिया। और ये एक मिनट है ना, ये फिगर मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको ये रियलाइज करा पाऊं कि जो थीटा है वो वेरिएबल है। मतलब सिर्फ आपको ये रियलाइज कराने के लिए मैंने इस फिगर को बना रखा है कि पिछले क्वेश्चन में अगर एक्चुअली क्या होगा कि जब आप ए को आगे बढ़ा दोगे ना और बी को नीचे ले आओगे, तो मैं सिर्फ ये रियलाइज कराना चाह रहा था कि मैंने थीटा को क्यों डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि पहले जो यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा था, है ना, यहाँ पर थीटा, आप खुद ध्यान से देखो, क्या वो एंगल चेंज नहीं हो जाएगा? अगर ये मास आगे आ गया तो क्या वो एंगल बदला नहीं, इनफैक्ट बढ़ गया कि कम हो गया? यहाँ पर एंगल पहले से ज्यादा हो गया कि कम हो गया? तो बढ़ गया। हाँ, तो ये बढ़ थीटा गया। प्लस डेल्टा थीटा है, तो एंगल वेरिएबल है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने पीछे ना थीटा को भी डिफरेंशिएट किया हुआ है। बात आ गई समझ में आपको? जी सर। अब ये देखो 3 पुली वाला सिस्टम है, बस खत्म हो गया। इनमें 3 के मासेस गिवन है, तीनों के सरफेसेस स्मूथ है, सब कुछ आइडियल है, और इसमें आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो शहर सब देखो, जो तुम्हारा डाउट था वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा।
अब इसमें मासेस तो गिवन है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि कौन सा मास किधर जाएगा। ये तो डाउट कह रहे थे आप। यस सर, बट कुछ केसेस में केवल M1 M2 दिया होता है और उनका मास भी नहीं दिया होता है, तो उसमें और एज्यूम तब कर लेंगे, इक्वेशन बनानी है। तो उसमें एज्यूम करेंगे। वो तो हमने भी किया था, हमने भी तो यही माना था। देखिए, हमने जो पहला एग्जांपल आपको कराया, आपने ध्यान नहीं दिया मेरे ख्याल से। इसमें कौन सा M1 M2 के मास मैंने दिए हैं आपको? यस सर। हाँ, तो अभी इसको हमने सॉल्व तो किया नहीं, लेकिन अभी सॉल्व करते, अगर मान लो हम यहाँ पर, मैंने आपको सोल्यूशन पार्ट छोड़ दिया ना, तो आप सॉल्व करिए, टी की वैल्यू निकालिए और फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो A1 की कुछ तो वैल्यू आएगी यार। यस सर, अब जो वैल्यू A1 की आई, अगर वो पॉजिटिव आई, अगर वैल्यू A1 की सॉल्व मतलब करके, डायरेक्शन सही है। तो इसका मतलब M1 ऊपर ही जाएगा। हमने ऊपर मान के सॉल्व किया है, तो जिस तरफ आप उसको मान करके सॉल्व कर रहे हो, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो इसका मतलब आपने जो माना है, आपने जो एज्यूम किया है, बिल्कुल सही एज्यूम किया है। और अगर माइनस में आंसर आ गया है, तो इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन पलट दीजिएगा, वैल्यू सेम रहेगी। यस वैल्यू सर। नहीं, हाँ, इस तरह से होता है। कुछ भी मान सकते हो अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन है तो मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर तो लिख दें कि थीटा वेरिएबल था, इसको ध्यान रखना था। ठीक है ना, टेक केयर इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलतियां होती हैं, लोग इसके बारे में मिस्टेक कर देते हैं। आइए, तो इसमें ना क्या करेंगे, देखो कंफ्यूजन किसको लेकर के है, क्या तीनों ब्लॉक्स को लेकर कंफ्यूजन है? ब्लॉक सी को लेकर कंफ्यूजन है, किधर जाएगा वो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो? सर लेफ्ट जाएगा। क्योंकि आप टेंशन दिखाओगे यहाँ पर, भाई स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स होगी। अब आप खुद बताओ कहाँ जाएगा वो। कंफ्यूजन सब में थोड़ी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी कि हमको सब में कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, हाँ, कंफ्यूजन ए और बी में हो सकती है कि कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा, ये मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर टी मान लिया, यहाँ पर टी होगा, लेकिन ये T1 होगा। अब ये T1 क्यों दिखा दिया, बी पर T1 क्यों दिखाया मैंने? देखो सेम स्ट्रिंग कहाँ जा रही है, ब्लॉक सी वाली स्ट्रिंग को ध्यान देना। ब्लॉक सी वाली स्ट्रिंग ऐसे करके पुली के ऊपर से होते हुए, सेकंड पुली के नीचे से होते हुए, और फिर ऐसे होते हुए और ब्लॉक ए तक जा रही है। मतलब ए और सी सेम स्ट्रिंग पर हैं, ए और सी जो है वो सेम स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं, इसलिए दोनों में सेम टेंशन है। समझ गए आप इसमें टी और टी सेम क्यों दिखा रहे हैं? हाईलाइटर को देख लो आप, ये सेम स्ट्रिंग है, लेकिन बी अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। बी अलग स्ट्रिंग से है तो वहां पर T1 कर दिया। और इसमें ए वाले का मास तो वो 8 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 8 इंटू जी यानी कि 80। बी वाले का मास 3 किलोग्राम है तो 30, और सी वाले का मास है तो उसको हम दिखा देंगे यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 2 किलोग्राम 20, और उसके अपोजिट में नॉर्मल। तो ब्लॉक सी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तो ये मुझे पता है कि ब्लॉक सी लेफ्ट जाएगा, मान लिया A3 से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, डाउट ए और बी को लेकर के है कि इसमें से कौन सा मास नीचे गिर रहा है कौन सा मास ऊपर जा रहा है, ये कंफ्यूजन है, मानता हूं मैं। तो हमने क्या किया, हमने माना, हमने एज्यूम किया कि ए ऊपर जाएगा, A1 लेट, और बी मैं इसको भी चलो ऊपर मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये भी ऊपर जा रहा है। मैं उल्टी सीधी तरीके से मान लेता हूं, दोनों को ऊपर मान लेते हैं। पता, अब ये 100% आप श्योर हो कि गलत हो रहा है ये तो 100% मान लिया ना कि गलत हुआ मेरा आंसर, दोनों कैसे ऊपर जा सकते हैं? यस सर। हाँ, तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा आंसर तब भी आएगा। तो इसको लेके प्रॉब्लम मत करो आप, आपको डाउनवर्ड मानना है डाउनवर्ड मान लो, अपवर्ड मानना है अपवर्ड मान लो, एक को अपवर्ड मानना है एक को डाउनवर्ड मानना है मान लो, जो मानना चाहते हो मान लो, आप फ्री हो आप। अब आप ये मत मान लेना कि ब्लॉक भी राइट साइड जाएगा, ये वाली मानने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे बस। इक्वेशंस बताओ क्या बनेंगी अब फटाफट। न्यूटन लॉ की इक्वेशन, एनएलएम, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एनएलएम ब्लॉक ए के लिए, एनएलएम ब्लॉक बी के लिए, एनएलएम ब्लॉक सी के लिए, फटाफट। तो ए के लिए चलते हैं, ए वाला ऊपर माना गया है तो हम लिखेंगे T माइनस 80 बराबर इसका मास 8 इंटू A1, ए के लिए। बी के लिए क्या बनेगी, ब्लॉक बी वही ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 30 बराबर उसका मास 3A2, और ब्लॉक सी लेफ्ट साइड जा रहा है 2 किलोग्राम का है, 2A2 2A3, तो उसमें कौन सा फोर्स इंक्लूड होगा, उसकी इक्वेशन में कौन सा फोर्स आएगा, mg आएगा कि नहीं, mg आएगा कि टी। सिर्फ T आएगा। खत्म हो गया ये तीनों, एनएलएम कंप्लीट। अब आ जाओ कंस्ट्रेंट पे, बस इतना करना होता है। अब आपके क्वेश्चन फास्ट होंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, अब प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे आएंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम टेंशन वाले मेथड से निकालेंगे, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, और इसको V3 मान लेते हैं, इधर V3।
तो वो टेंशन वाला मेथड टी डॉट वी बराबर 0 कंस्ट्रेंट के लिए ये लगाएंगे, सिग्मा टी डॉट वी बराबर 0 ये लगाओ। तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ब्लॉक ए के लिए, तो वो हो जाएगा टी वी वन। ब्लॉक बी के लिए T1 और V2 सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस T1 V2 ब्लॉक बी के लिए। और ब्लॉक सी के लिए T और V3 सेम डायरेक्शंस में है, तो प्लस T V3 इक्वल टू 0। लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया कि T1 बराबर 2T होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में T1 बराबर 2T होगा। किस लिए होगा वो? इस क्वेश्चन में T1 की वैल्यू 2T इसलिए होगी बिकॉज फ्रिक्शनलेस पुली और स्ट्रिंग आइडियल है, इसलिए T1 बराबर 2T होगा। तो जब T1 को हम 2T के बराबर कर देंगे तो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पर क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर हम देखें तो? देखो T1 को 2T के बराबर कर दिया, यहाँ पे जो T1 है उसको 2T कर दो, तो आपका बन गया V1 प्लस 2V2 प्लस V3 बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो बन गया A1 प्लस 2A2 प्लस A3 बराबर 0। 100% मैंने गलत किया हुआ है पांचवी इक्वेशन, क्योंकि तीन नंबर का सम 0 आ रहा, तो तीनों पॉजिटिव कैसे आएंगे? यानी किसी एक की तो वैल्यू माइनस में आने वाली है इसमें, समझ आया? तीनों का सम करके 0 कर रहे हो तो तीनों पॉजिटिव नंबर तो आने नहीं है सर। सर इसमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब V1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर नहीं decrease यहाँ कर पर रहा है तो नहीं negative। यहाँ नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली बोल रहे हो, क्योंकि हमें क्या पता, हमें एक्सेलरेशन पता थोड़ी है उनके बारे में, तो हम तो मान के चलेंगे बढ़ रहे हो भाई, हमको एक्सेलरेशन ही निकालना है ना। तो मुझे क्या पता कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो जब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है तो मैं तो बाय डिफॉल्ट तो हमेशा पॉजिटिव साइन मानते हैं ना हम लोग। बोलो हाँ, तो हमेशा मानेंगे पॉजिटिव, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन पता ही नहीं। T1 is equals to 2T कैसे आया? मासलेस पुली की वजह से, मासलेस पुली की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो पुली है ये वाली, अगर हम इसका कुछ नाम दें, जो बी वाली पुली है, इसको पुली नंबर 2 कह दें अगर, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक टी फोर्स आएगी और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ टी फोर्स आएगी और नीचे की तरफ T1 फोर्स लग रही है, और मास नहीं है इसमें, जीरो जीरो मास है। तो जीरो मास की बॉडी पर फोर्स हमेशा बैलेंस करोगे। नहीं आया समझ में? Yes sir, yes. अब जल्दी करो, इसको सॉल्व भी करना है यार, क्योंकि A1 A2 और A3 की वैल्यू रखो तीनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू लो T माइनस 80/8, तो मैं इसको रख रहा हूं, देखो A1 की वैल्यू T माइनस 80 डिवाइडेड बाई 8, ये A1 की वैल्यू हुई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2। A2 कितना था हमारे पास? तो A2 हम सेकंड इक्वेशन से ले लेंगे, T1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3। तो T1 को डायरेक्ट 2T कर देते हैं, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस A3 वो थर्ड इक्वेशन से T/2। बस हो गया, इसको जीरो करो। अब बताओ T कितना आ रहा है? मैंने आपसे हमेशा कहा कंस्टेंट इक्वेशन में सबको सब्स्टिट्यूट करके टेंशन निकाल के अपनी टेंशन कम कर लो, और देखो टेंशन की वैल्यू क्या बन जाएगी। मेरे ख्याल से इसको छोड़ दें, अब टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंगल वेरिएबल बचा इसमें, अगर आप सही से कैलकुलेशन करोगे तो टेंशन फोर्स की वैल्यू तो आ ही जाएगी। फिर क्या करो, जब टेंशन की वैल्यू आ गई तो आप पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में और तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके A1 A2 A3 सब सॉल्व कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अभी। और जिस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ गई उसका एज्यूम्ड डायरेक्शन गलत है, उसको आप मान लो A1 माइनस में आ गया, तो कह देना कि ब्लॉक ए ऊपर की बजाय नीचे जाएगा। समझ गए? जी सर। जी सर। चलो सर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा सही है कि ये वाली ट्रिक? नहीं, आप टेंशन ट्रिक लगाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन इसमें बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर पुली में मास भी है और रोटेट भी कर रहा है तो उस चीज को इग्नोर करके बनाना है इसको, क्योंकि आपको स्पीड बिल्डिंग करनी है। स्पीड बिल्डिंग के लिए टेंशन ट्रिक ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच ज्यादा अच्छी थी। समझने के लिए तो सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए थी आपको। जी सर। ठीक है, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे यार, हम है ना, इसको बंद कर रहे हैं।